गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9वीं कक्षा के लिए आज का हमारा पाठ है ल्हासा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। उन्होंने 1929 से 30 में तिब्बत की पहली यात्रा की थी, जो कि नेपाल के रास्ते की थी। उस यात्रा पर इन्होंने एक किताब लिखी थी, मेरी प्रथम तिब्बत यात्रा। उसी किताब का एक अंश हमारे इस पाठ में दिया गया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से एक कहानी की तरह किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सारी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, यानी व्यापार का भी यही रास्ता था। यह केवल व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, क्योंकि तिब्बत पर चीन का अधिकार था। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग होता है किला, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कुछ घरों में लोग रहते हैं, कुछ घर बसे हुए हैं। ऐसा ही परित्यक्त होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, यानी वहाँ पर उस परित्यक्त किले में, खाली किले में चाय की एक दुकान खुली हुई थी। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। ये वहाँ के समाज की विशेषताएं हैं। तिब्बती समाज के बारे में बताया है कि वहाँ जाति पाति का छुआछूत का कोई मतलब नहीं था और औरतें भी पर्दा नहीं करती थी, यानी औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, मतलब आपको कोई जानता ना हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर, चोंगी एक प्रकार का पत्थर का बर्तन होता है, जैसे हमारे घरों में चटनी कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार का। और चाय को कूटा क्यों जाता था? क्योंकि पहाड़ी एरिया में चाय की ताज़ी पत्तियों को कूटकर चाय बनाई जाती है, तो वहाँ भी चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। मिट्टी का ऐसा कटोरे या गिलास जैसा बर्तन जिसमें पीने के लिए एक किनारी सी, एक टोंटी सी बना दी जाती है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यानी ताज़ी चाय की पत्तियों से जो चाय बनाई जाती है, उसको बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। उसमें नमक और मक्खन डालकर कूटकर उसको बनाया जाता है। इन पंक्तियों से हम तिब्बत समाज के बारे में ये समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग सबका सहयोग करते थे, चाहे कोई वह उनका जान पहचान का हो या कोई अनजाना व्यक्ति हो। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी टोल टैक्स की तरह का एक तरह का टैक्स होता था। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी, यानी इन्होंने पहले ही टोल टैक्स भरकर रसीद ले ली थी और वो रसीद इस आदमी को दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, यानी इन्हें थोंगला नामक जगह पर जाना था
और उससे पहले वाले गांव में ये पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति वहीं का तिब्बत का ही आदमी था जो राहुल सांकृत्यायन जी का मित्र था, और उसका असली नाम था लोबजंग शेख। लेखक को आसानी रखने के लिए उसका नाम सुमति कहता था। वहाँ उसकी बहुत जान पहचान थी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, यानी एक जेंटलमैन की तरह घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यहाँ ये बताया है कि लेखक ने 5 साल बाद दूसरी बार फिर से तिब्बत की यात्रा की थी, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति का मतलब होता है मानसिकता या सोच, यानी इन 5 सालों में वहाँ के लोगों की सोच बहुत बदल गई थी। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, शराब या भांग की तरह का। उसको पीकर शाम को लोग नशे में हो जाते थे, अपने होश हवास को बहुत कम दुरुस्त रखते थे। दुरुस्त रखना मतलब ठीक रखना, मतलब शाम के समय वो होश में नहीं होते थे, इसलिए लोगों को घर में नहीं आने देते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा, विकट होता है बहुत ही कठिन और तंग। डांडा एक ऊंची जगह, बहुत ऊंचा रास्ता होता है जहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। वो था थोंगला। अब लेखक को वो पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, क्योंकि ये बहुत ऊंची होती हैं। दुर्घटना का डर रहता है, मिट्टी खिसकने का भी डर रहता है, गिरने का भी डर रहता है। तो यहाँ ये जगह सबसे ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, यानी वहाँ पर कोई मदद भी नहीं मिल सकती। और उस वक्त इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं होती थी। आज के समय में तो काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं पहाड़ी रास्तों पर, लेकिन तब न तो कोई दुकानें होती थी न घर होते थे, इसलिए खाने पीने की भी बड़ी समस्या होती थी। और अगर रास्ते में रात हो जाए तो रुकने की भी समस्या थी। जंगली जानवरों का डर भी लगा रहता था और लुटेरों का भी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। यानी तिब्बत में जो गांव बसे हुए थे वहां अगर किसी का खून हो जाए तो उसको सजा मिल जाती थी, क्योंकि गवाह मिल जाते थे। लेकिन इस निर्जन स्थानों में, निर्जन होता है जहाँ पर कोई जन न हो, कोई आदमी ना हो, बिल्कुल सुनसान हो, इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। ये उस समय के तिब्बत के समाज की जो शासन व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है और जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, यानी वो पहले लूट खसोट नहीं करते, पहले आदमी को मारते हैं और उसके बाद उसकी तलाशी लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। यानी जब लेखक 1929 और 30 में तिब्बत की यात्रा पर गया था तो वहाँ पर हथियारों से संबंधित कोई कानून नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार रख सकता था, उसके लिए कोई सजा नहीं थी। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यानी वो डाकू सोचते थे कि यदि हमने पहले लूटने की कोशिश की तो कहीं यात्री हमें न मार दें, इसलिए वो पहले ही यात्री को मारकर फिर उसकी तलाशी लेते थे, फिर उसको लूटते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कुची कुची
एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। तो इसलिए लेखक को खून होने का, कत्ल होने का डर नहीं था, क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में थे। अगर डाकू आते भी तो ये सोचते कि ये तो भिखारी हैं, इनके पास क्या मिलेगा। और अजनबी लोगों को देखते ही लेखक और उसका साथी भीख मांगने का नाटक करने लगते थे, जिससे डाकुओं को लगता कि उनके पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, उनको मारकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई थी, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, यानी डाकुओं से ज़्यादा उन्हें पीठ पर सामान लादकर ऊंची चढ़ाई चढ़ने की दिक्कत थी। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय हो जाता है। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, यानी घोड़ों पर सामान भी आसानी से लादा जा सकेगा और हम भी उन पर बैठकर आसानी से अपना सफ़र तय कर लेंगे, क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई यातायात का साधन तो मिलता नहीं था, केवल घोड़े ही मिलते थे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे, यानी उस ऊंचे रास्ते पर जो सबसे ऊंची जगह थी वहाँ पर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर का मतलब ये नहीं है कि हिमालय की वो चोटियाँ सफ़ेद थी, बल्कि उन चोटियों पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटा होता है टीला। टीले की तरफ जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, यानी जो थोड़े से कम ऊंचे थे, वो बिल्कुल नंगे थे। नंगे पहाड़ का मतलब क्या होता है कि न वहाँ पर कोई बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। मतलब जिन पहाड़ों पर न बर्फ़ होती है, न कोई वनस्पति उगती है, न पेड़ पौधे, न घास होती है, उन पहाड़ों को नंगे पहाड़ कहा जाता है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी जिस तरह हर जगह पर लोग अपने स्थानीय देवता का निवास मान लेते हैं या उसकी पूजा करने लगते हैं, इसी तरह वहाँ भी डांडे के देवता का स्थान था। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। क्योंकि वहाँ पर मंदिर बनाना आसान नहीं था, इतनी ऊंचाई पर कोई इमारत बनाने के लिए सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए वहाँ जो भी पत्थर थे, उन्हीं से मरे हुए जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों से सजाकर वो मंदिर बना दिया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी जितनी चढ़ाई करनी थी उतनी कर ली थी। अब उस डांडे से उतरना था आगे की तरफ। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अर्थात पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन उतरना आसान होता है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्हें और भी 1-2 आदमी मिल गए थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोंक्विक्वस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोंक्विक्वस्तो एक आदमी का नाम है जो किसी उपन्यास का पात्र था। वो घोड़े पर बड़ी मस्ती से आराम से झूमते हुए चलता था, तो यहाँ पर लेखक ने दोंक्विक्वस्तो का उदाहरण दिया है। मैं दोंक्विक्वस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया, क्योंकि उसके जो साथी थे, एक तो सुमति था, रास्ते में एक तो आदमी और मिले थे, उन सब के घोड़े ठीक चल रहे थे तो वो आगे निकल गए थे, और लेखक का घोड़ा सुस्त चल रहा था, धीरे चल रहा था, तो वो पीछे रह गए थे।
इसलिए उसको रास्ते का पता नहीं चला। रास्ता 2 मोड़ थे रास्ते में, एक दाएं जा रहा था, एक बाएं जा रहा था, यानी एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ जा रहा था। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था, यानी लेखक गलत रास्ते पर मुड़ गया था। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मंगोल एक जाति का नाम होता है और जो सुमति थे वो मंगोल जाति के थे। वो पूरे गुस्से में थे कि लेखक ने उन तक आने में इतनी देर लगा दी, वो कहाँ रह गए थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, यानी यहाँ बैठे बैठे ठंड में इंतजार करते हुए आग जलाकर 2 टोकरी कंडे यानी उपले फूंक दिए। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। ये यजमान वो लोग थे जिनके घर जाकर सुमति पूजा पाठ का काम करता था। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक प्रकार का मांस से बना हुआ खाद्य पदार्थ होता है जो हड्डी के चारों तरफ मांस लपेटकर बनाया जाता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। पूजा पाठ करने वाले इलाज के या समस्या को खत्म करने के नाम पर जो धागे देते हैं उन्हें गंडे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुमति थे वो बोध गया से कोई कपड़ा लाकर, बोध गया यानी जो बुद्ध की तपोस्थली है, बुद्ध की तपस्या का स्थान है, वहाँ से कपड़ा लाकर उस कपड़े को चीर फाड़ कर पतले पतले धागे या गंडे बनाकर अपने यजमानों में बांटते थे और उनके यजमान उन्हें इसके लिए पैसे देते थे। इसलिए बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि लोगों को पता तो चलता नहीं था कि ये कपड़ा बोध गया से लाया गया है या अपने पास से ही खरीदा गया है। और फिर बोध गया बहुत दूर था बिहार राज्य में, तो वहाँ बार बार जाना इतना सरल भी नहीं था। बहुत लंबे समय बाद वहाँ जाना होता था और वहाँ से लाया हुआ कपड़ा कुछ ही समय चलता था। इसलिए वो यजमानों को देने के लिए अपने पास के ही किसी कपड़े से पतले पतले गंडे बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके बहुत सारे यजमान थे, सबके पास टाइम लगाते तो बहुत देर हो जाती। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, यानी गंडे देकर यजमानों से तुम्हें जितने रुपए मिलने हैं उतने रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए यहाँ पर देर मत करो। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का अर्थ होता है कुली या भार ढोने वाला, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, यानी सामने चेहरे पर बहुत तेज धूप है। सिर और मुंह तेज धूप से जल रहा हो और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा हो, यानी बर्फ की ठंडक और सूरज की गर्मी एक साथ महसूस हो रही थी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। पहाड़ पर चढ़ने में
डंडा लेने से बहुत आसानी होती है, सहारा मिलता है, चढ़ने में आराम रहता है। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार एक जगह का नाम था जहां पर शेखर की खेती की जाती थी। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ का अर्थ है विहार, यानी जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में मठ होते हैं। बौद्ध सन्यासियों के रहने का स्थान होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार होता है बिना पैसे लिए मजदूरी करना। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। यानी विहार के जो भिक्षु होते हैं, जो खेती का इंतजाम देखते हैं, वो वहाँ की जनता के लिए राजा के बराबर होते हैं। और लेकिन खेती करवाने का काम करते हैं जागीरदार, और उसके ऊपर देख रेख करते हैं बौद्ध भिक्षु। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। इस भिक्षु का नाम था नमसे। ये बड़े ही अच्छे आदमी थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो उस समय एक भिखमंगे के वेश में थे, भिखारी के वेश में थे। इसलिए जरूर वो उनका आदर करें ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन ऐसे वेश में भी भिक्षु नमसे ने उनका बहुत सम्मान किया और बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कंजूर कहा जाता है महात्मा बुद्ध के वचनों के अनुवाद को। ये अनुवाद हाथों से लिखे गए थे और बहुत भारी थे। ये 103 पोथियाँ वहाँ मंदिर में रखी हुई थी, जिस मंदिर में लेखक भिक्षु नमसे के साथ गए थे। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सेर का अर्थ होता है किलोग्राम, यानी एक एक कंजूर की पोथी 15-15 किलो की भारी थी और उन्हें उठाकर ले जाना आसान नहीं था। इसलिए लेखक ने सोचा कि इनको यहीं पर पढ़ना होगा, यहीं पर इनके बारे में जानना होगा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी पुस्तकें पढ़ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक बार पहले भी सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा था तिंगरी में, लेकिन लेखक ने उसे मना कर दिया था क्योंकि बहुत समय लग जाता और उन्हें देर हो जाती। इतने लेखक के पास कोई काम भी नहीं था। लेकिन अब लेखक को पढ़ने के लिए यहाँ पर बुद्ध के वचनों वाली पुस्तकें मिल गई थी और उन्हें ये पुस्तकें पढ़ने के लिए समय चाहिए था। इसलिए उन्होंने सुमति को जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े।